आज की दुनिया में जहां सब कुछ मतलब हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। सोचिए जरा, आज भी कुछ समाज ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। आइए आज हम ऐसे ही दो समाजों की दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में कोई पूरी तरह से गायब कैसे हो सकता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक पूरा देश और एक पूरी की पूरी जनजाति बाहरी दुनिया के लिए लगभग अदृश्य बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। एक तरफ है उत्तर कोरिया, 2.5 करोड़ लोगों का देश, और दूसरी तरफ है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जनजाति, जिनकी आबादी शायद बस 50 के आसपास है। पैमाने में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन अलगाव का आलम एक जैसा। तो आखिर ये दीवारें हैं कैसी जो इन समाजों को बाकी दुनिया से यूं अलग करते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि ये अलगाव की मतलब आइसोलेशन की आर्किटेक्चर काम कैसे करती है। देखिए, ऐसे समाजों के लिए एक खास शब्द है हर्मिट किंगडम, यानी एकांत का साम्राज्य। और मजे की बात यह है कि ये शब्द पहली बार कोरिया के ही जोसोन राजवंश के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो उस वक्त दुनिया से एकदम अलग थलग रहता था। दोनों के अलगाव के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। उत्तर कोरिया का अलगाव एक राजनीतिक किले की तरह है, जिसे जूचे यानी आत्मनिर्भरता की विचारधारा, टेक्नोलॉजी और डर के दम पर ऊपर से मतलब सरकार की तरफ से लागू किया जाता है। वहीं सेंटिनली लोगों का किला एकदम आदिम है, जो 60,000 साल पुरानी परंपरा, उनकी भौगोलिक स्थिति और हाँ, बाहरी लोगों को दूर रखने के लिए तीरों के इस्तेमाल से बना है। लेकिन अगर कोई इन दीवारों को लांघने की कोशिश करे तो, चाहे कोई अंदर से बाहर जाना चाहे या बाहर से अंदर आना चाहे, इसकी कीमत बहुत बहुत भारी हो सकती है। उत्तर कोरिया में एक बेहद कठोर कानून है जो बाहरी दुनिया की किसी भी जानकारी को प्रतिक्रियावादी विचार मानता है। मतलब कोई विदेशी फिल्म देख ली तो सालों के लिए लेबर कैंप, और अगर उसे बांटा तो सजा सरेआम फांसी तक हो सकती है। और सजा सिर्फ अपराधी को नहीं मिलती, उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। मकसद साफ है, डर का एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई बाहर झांकने की हिम्मत भी ना करे। दूसरी तरफ सेंटनली लोगों का तरीका बहुत सीधा और आदिम है। उनका पूरा इतिहास बाहरी लोगों पर हिंसक हमलों से भरा पड़ा है। चाहे 1896 में भागा हुआ कोई कैदी हो, 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम, 2006 में कुछ मछुआरे हों, या फिर 2018 में मिशनरी जॉन चाओ, उनका संदेश हमेशा एक ही रहा है, दूर रहो। ये कोई राजकीय हिंसा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक रक्षात्मक हिंसा है। तो इतनी सख्ती के बावजूद क्या इन दीवारों में कोई दरार है? क्या जानकारी किसी तरह अंदर बाहर हो पाती है? चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे से कैसे झांका जाता है। उत्तर कोरिया में अब टेक्नोलॉजी ही वो दरार बन गई है। साउथ कोरियन ड्रामा से भरी यूएसबी ड्राइव्स, विदेशी चैनलों को पकड़ने वाले रेडियो और बॉर्डर के पास इस्तेमाल होने वाले चीनी मोबाइल फोन के जरिए बाहरी दुनिया की जानकारी अंदर पहुंच रही है। मतलब एक तरह का हाईटेक बिल्ली चूहे का खेल लगातार चल रहा है। और संपर्क के तरीकों में कितना फर्क हो सकता है, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जहां उत्तर कोरिया में एक हाईटेक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, वहीं सेंटिलिन लोगों के साथ 1991 में एक बहुत ही साधारण सी चीज ने काम किया, नारियल। जब भारतीय मानव विज्ञानी टीएन पंडित और उनकी टीम ने नारियल भेंट किए, तो इतिहास में पहली बार सेंटिनल लोग बिना हथियारों के उनके पास आए थे। लेकिन जो लोग उत्तर कोरिया से भागने में कामयाब हो भी जाते हैं, उनके लिए एक नई तरह की लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया में ढलना जहां हर चीज अलग है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्हें कल्चर शॉक और भेदभाव दोनों का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक साउथ कोरिया में रह रहे हर 5वें में से एक उत्तर कोरियाई भगोड़ा अपनी नई जिंदगी से नाखुश है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। पर ऐसा होता क्यों है? सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया से निकलना जहां सरकार आपके लिए सब कुछ तय करती थी, और एक ऐसी दुनिया में आना जहां आपको हर छोटा बड़ा फैसला खुद लेना है, जहां पसंद या चॉइस का कॉन्सेप्ट ही बहुत भारी लग सकता है। कुछ लोग जो उत्तर कोरिया में शायद ऊंचे ओहदे पर थे, वे यहां आकर मामूली काम करते हैं। ये बदलाव मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और यहीं पर आकर हम इस पड़ताल के अंतिम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंचते हैं। वो है संपर्क साधने से जुड़े नैतिक सवाल। क्या बाहरी दुनिया को इन मामलों में दखल देना चाहिए? साल 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ की मौत ने इस बहस को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। उनकी कहानी इस दुविधा के बिल्कुल केंद्र में है।
चाओ की अपनी दायरे के मुताबिक उन्होंने अवैध रूप से उस द्वीप में प्रवेश किया। उन्होंने तोहफों और गानों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जवाब में तीर चले। एक तीर तो उनकी बाइबल को भी भेद गया। अपनी आखिरी यात्रा पर उन्होंने मछुआरों को उन्हें वहीं छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद उन्हें द्वीप के लोगों द्वारा मार दिया गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया जैसे 3 हिस्सों में बंट गई। कुछ धार्मिक समूहों ने इसे सीधे सीधे हत्या कहा और न्याय की मांग की। वहीं भारत सरकार ने कहा कि इस जनजाति को आधुनिक कानूनों के दायरे में नहीं लाया जा सकता, और मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया कि बाहरी संपर्क से पूरी जनजाति का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, क्योंकि उन्हें हमारी दुनिया की आम बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी नहीं है। और यहां आकर हम 2 बुनियादी नैतिक सवालों पर पहुंचते हैं। उत्तर कोरिया के मामले में सवाल यह है कि क्या दुनिया की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दमनकारी शासन के तहत जी रहे लोगों की मदद करे, और सेंटिनली लोगों के मामले में सवाल यह है कि क्या किसी भी समाज को पूरी तरह से अछूता रहने का एक मौलिक अधिकार है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं, चाहे वो एक नाव और एक तीर के जरिए हो या एक USB ड्राइव और एक सेंसर के जरिए, तो जो भी नतीजा निकलता है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है, इस पर सोचने की वाकई ज़रूरत है।